हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। कहानी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करना ना भूलें। और यूट्यूब से पहले अगर मेरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैप्टर 78, माई स्पाई वाइफ। रजत अनामिका को गुस्से से घूर रहा था, मगर अनामिका हैरानी से रजत को देख रही थी। उसी वक्त कमरे के अंदर शाद आए। वो रजत के बगल में खड़े हुए और उन्होंने रजत के कंधे पर हाथ रखा, जिसके बाद ही रजत तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आए। ये सारे सवाल, ये गुस्सा, ये सब कुछ रजत अनामिका के सामने खुलकर रखना चाहता था। वो अनामिका के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता था, लेकिन यह जगह सही नहीं थी। वो बाहर के लोगों के सामने अपने रिश्ते का तमाशा नहीं बना सकता था। वो बस गुस्से और नाराजगी से अनामिका को देख रहा था। शाद ने रजत के कंधे पर थोड़ा दबाव बनाते हुए रजत से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। इस वक्त रजत का ऑरा भी अनामिका से कुछ अलग नहीं था। उन्होंने शाद को देखा। इस वक्त शाद को अनामिका और रजत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, उन दोनों के जेंडर के अलावा। रजत के इस तेवर पर शाद ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। रजत अनामिका के करीब गया और अनामिका की आंखों में देखते हुए अपनी आवाज को धीमी करता हुआ बोला, बात करनी है मुझे आपसे। इस वक्त रजत की आंखों में एक गंभीर लुक था। अनामिका ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा, जिसके बाद वो तुरंत ही कमरे की बाहर चली गई। रजत अनामिका दोनों डॉक्टर के कैबिन के बाहर निकले और उन्हीं के पीछे शाद भी। शाद ने रजत को रोका और उनसे कहा, मैं समझता हूं कि तुम। रजत ने शाद को देखा। रजत के चेहरे पर एक गंभीर लुक था। उसने तुरंत ही शाद की बात को काट दिया और शाद से कहा, मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि अनामिका आपकी इज्जत करती है और आप उसके बारे में काफी कुछ जानते भी है और मुझे बता सकते हैं, पर मैं कुछ भी अपनी पत्नी के बारे में किसी और से नहीं जानना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं उनके बारे में खुद उनसे जानूं। रजत ने अपनी बात कही और फौरन वहां से चला गया। रजत ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया था कि भले ही कोई कितना भी अनामिका का करीबी क्यों ना, मगर वो उसके करीबी हो सकते हैं और ना ही उन दोनों के बीच कुछ भी बोल सकता है। अनामिका उसकी पत्नी है, उससे किसी से भी अनामिका के बारे में नहीं जानना। अनामिका के बारे में उसे सिर्फ अनामिका से जानना है। जो वो कहेगी उसके लिए वो सच होगा, और अगर अनामिका उसे कुछ झूठ भी कहती है तो उसका खुलासा भी खुद अनामिका करेगी, ना कि कोई और। शाद भी उसी तरफ चले गए जहां अभी अनामिका और रजत गए थे। अनामिका वापस नित्या के रूम के पास आई। नित्या के रूम से कनेक्टेड ही एक और रूम था। अनामिका रजत को उसी रूम के बालकनी में लेकर चली गई। शाद और नियाज दोनों ही नित्या के रूम के बाहर ही रहे। अनामिका रेलिंग के पास जाकर खड़ी हुई। वो रजत के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। रजत नाराजगी से अनामिका को देख रहा था और खुद को काफी काबू करने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ देर तक रजत ने कुछ नहीं कहा तो अनामिका ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कहो रजत, क्या बात है? क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? रजत ने अब भी खुद को शांत रखा। वैसे तो उसे अनामिका का वो झूठ सुन काफी तेज गुस्सा आया था। वो उन सारे सवालों को, अपने मन की बातों को अनामिका के सामने रखना चाहता था, मगर वो अनामिका के साथ किसी भी तरह से अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अनामिका को भी उन दोनों के बीच के रिश्ते का एहसास हो। रजत ने कहा, वो तो आप बताएंगी मुझे अनामिका। रजत की आवाज शांत और गंभीर थी। अनामिका थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर खुद को उसने तुरंत ही शांत भी कर लिया। उसके चेहरे पर तो वैसे भी कभी कोई भाव नहीं आते थे, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। अनामिका ने रजत से कहा, मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए तुमसे? रजत को अब इतना गुस्सा आने लगा कि उसकी सांसें भी तेज होने लगी। वो अनामिका की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उठाया
और उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां नित्या मौजूद थी। रजत ने कहा, अनामिका, आप मुझे ये बताएंगी कि उस कमरे में मौजूद लड़की कौन है? उसका आपसे क्या कनेक्शन है और उसे क्या हुआ है? कौन है उसकी इस हालत का कारण? एंड मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा अनामिका। अगर आपको लगता है कि उस वक्त कैबिन में जो कुछ भी आपने मुझसे कहा, मुझे उस पर भरोसा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपकी आंखों में देखकर बता सकता हूं कि आप कब सच बोल रही हैं और कब झूठ। और अगर मैं ये नहीं बता सकता ना, तो मुझे ये कहने का हक नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। अपनी बात कहते हुए रजत ने सब कुछ अनामिका के सामने जाहिर कर दिया था, चाहे वो एक बार में ही अनामिका की झूठ को पकड़ना हो या फिर उसके फीलिंग की सच्चाई हो। अनामिका को समझ आ रहा था कि अब उससे जो कुछ भी बोलना है, उसे बहुत सोच समझकर बोलना होगा। लेकिन अनामिका को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रजत ने उसके झूठ पकड़ा कैसे। अनामिका ने फिर से नित्या के सच को छिपाने की कोशिश करते हुए रजत से कहा, कुछ नहीं, उससे तुम मेरी कोई पुरानी जानकार समझ सकते हो। वो प्रेग्नेंट थी और उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसी की वजह से इसकी ऐसी हालत है। अपनी बात को कहते हुए अनामिका रजत से अपनी नजरें मिला रही थी। रजत का गुस्सा एकदम से भड़ाक उठा और उसने दांत पीसते हुए अनामिका के आंखों में देखकर उस पर दबाव बनाते हुए कहा, अनामिका, झूठ नहीं कहा है मैंने आपसे। आपका पहला झूठ कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट उस डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रही थी। आपका दूसरा झूठ के उस लड़की के साथ आपकी कोई यूं ही पुरानी जान पहचान है। अगर आप चाहे तो मैं इस बात को किस थ्योरी के बेसिस पर बोल रहा हूं, ये भी बता सकता हूं, जानना चाहेंगी? अनामिका ने रजत से अपनी नजरें फेर लीं और इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रजत को क्या कहे और नित्या का सच इसे कैसे छिपाए। वो रजत पर भरोसा नहीं करती थी और नित्या के साथ जो कुछ भी हुआ था, वो यूं ही रजत को नहीं बता सकती थी। जब रजत को महसूस वक्त उसके दबाव बनाने का कोई भी असर अनामिका पर नहीं होने वाला, तो अनामिका का चेहरा अपने हथेलियों में थाम कर उसकी आंखों में देखकर खुद पर भरोसा दिलाते हुए रजत ने कहा, भरोसा कर सकती है आप। मैं समझने की कोशिश करूंगा आपको। झूठ बोलते हुए नजरें चुराने की आदत नहीं है, आपकी जानती है ना आप। आप सिर्फ सच बोलते हुए नजरें चुराती है, क्योंकि आप उस सच कुल दोबारा अपने अंदर जी रही होती है। इसीलिए आप जब सच कहते हैं, आपकी आंखों में जो दर्द होता है, वो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए नजरें चुराती है। यहां आते हुए आप इतनी बदहवास हो चुकी थी कि आपको यह तक ध्यान नहीं था कि मैं आपके साथ था। और जिस तरह आप हॉस्पिटल के अंदर आई, वो आप किसी बस यूं ही जान पहचान के इंसान के लिए नहीं कर सकती। अनामिका की आंखों में अब हैरानी उतरने लगी। अनामिका का भी दिल करने लगा कि वो रजत पर भरोसा करे। उसे रजत की आंखों में न जाने क्या महसूस हुआ। उसने रजत से कहा, वो नित्या है, मेरी एक पुरानी दोस्त की छोटी बहन। नित्या उन लोगों में से है जिसने मेरे गुस्से को कभी देखा तक नहीं। झेलना तो बहुत दूर की बात है। नित्या की गिनती उन लोगों में आती है जिनकी गलतियों को मैंने छिपाया है, जो मेरे होठों पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब हुआ करते हैं। मुझे हमेशा ही नीति में नित्या की ही झलक दिखाई देती, इसीलिए मैंने कभी नीति से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। नीति मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि नित्या और मेरी छोटी बहन हयात। मेरी दोस्त ने हमेशा नित्या को अपने बच्चों की तरह देखा और हम लोगों ने हमेशा ही नित्या को अपने प्रोटेक्शन में रखा। वो इस दुनिया के छल से दूर ही रही थी, पर पता नहीं उसकी जिंदगी में किसका काला साया आया कि उस बच्ची से उसकी मासूमियत थी छीन ली। अनामिका कहती जा रही थी, वो अपनी पलकें झपकाते हुए रजत की आंखों में देख रही थी, जैसा कि रजत ने कहा था। अनामिका सच कहते हुए कभी नजरें में नहीं मिलाती, भले ही उसका चेहरा रजत की तरफ था, मगर वो रजत की आंखों में नहीं देख रही थी। उसकी आंखों में वो दर्द नजर आने लगा जो उसने कभी महसूस किया होगा। अनामिका ने आगे कहा, 7 महीने पहले मैं पुणे जा रही थी। ड्राइव के वक्त मैं फोन पर बात कर रही थी और उस दिन मौसम भी काफी खराब था। काफी तेज बारिश हो रही थी और अचानक मेरे कार के आगे एक लड़की आ गई और मेरे हाथों उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं कार से बाहर आई और देखा तो वो नित्या थी।
मैं उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर गई। जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने आई, मैं उस रिपोर्ट को देखकर सन्न रह गई थी। उस पल मुझे रोने का मन कर रहा था, मगर मेरे पास कोई ऐसा था नहीं जो मुझे रोता हुआ देख मुझे अपना कंधा देता और मेरे आंसू को पोंछता, जिसकी वजह से मैंने अपने आंसुओं को हमेशा की तरह अपने अंदर ही समेटे रखा। उस बच्ची की हालत इतनी बुरी थी कि वो किसी मेल डॉक्टर को अपने पास आने तक नहीं दे रही थी। कहते हुए अनामिका उन पलों को याद करने लगी। वो पल उसकी आंखों में घूमने लगे। फ्लैशबैक। अनामिका की कार सीधे हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। बारिश काफी तेज हो रही थी। अनामिका ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला और दूसरी तरफ नित्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और भागकर डॉक्टर को बुलवाने चली गई। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और डॉक्टर ने पहले ही नित्या का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। अनामिका ने इस वक्त अपने पावर और इन्फ्लुएंस का यूज किया था। वो नहीं चाहते थी कि नित्या को कुछ भी हो। सिर्फ नित्या की वजह से उस वक्त अनामिका ने अपना पुणे जाने का भी इरादा बदल दिया था। अनामिका सारी रात हॉस्पिटल में ही इधर से उधर टहलती रही और डॉक्टर के किसी जवाब का इंतजार करती रह गई। सुबह होने ही वाली थी और तब जाकर ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ हुई और डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम से बाहर आईं। अनामिका फौरन डॉक्टर के सामने आई और उनसे कहा, कैसी है नित्या? ठीक है वो? अनामिका के चेहरे पर इस वक्त घबराहट थी, जो शायद ही उसके चेहरे पर कभी देखने को मिलती थी। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे आधे घंटे का वक्त दो अनामिका। मैं रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली ये चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं, उतनी नहीं है। ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है। अनामिका हैरान हुई और उसके एक्सप्रेशंस भी कुछ अजीब हो गए। वो डॉक्टर की बातों को नहीं समझ पा रही थी। नासमझी से उसने कहा, क्या मतलब? कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर तुम? डॉक्टर ने अपने होंठ चबाए, अपनी नजरें नीचे की थोड़ा डर के साथ उन्होंने कहा, हमें संदेह है कि नित्या के साथ दुष्कर्म किया गया है और बार बार हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है। उसके निजी अंग में स्वेलिंग थी। शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड इंटरनल ब्लीडिंग भी है। अनामिका की आंखें हैरानी से भरी हो गईं और उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे, जिसकी वजह से वो कुछ कदम पीछे हो गई। कौन है नित्या का गुनहगार? क्या दी थी अनामिका ने नित्या के गुनहगार को सजा? इस सच को जानकर क्या करेगा रजत? कैसे ठीक होगी नित्या? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 79, माई स्पाई वाइफ। अनामिका के जवाब को सुन रजत को काफी गुस्सा आया, मगर रजत ने डॉक्टर के सामने अनामिका से कोई सवाल नहीं किए और अपने साथ चलने को कहा। अनामिका उसके साथ गई और अकेले में रजत ने अनामिका से शांति से बात की, जिसके बाद अनामिका ने नित्या के बारे में उसे बताना शुरू किया कि कैसे 7 महीने पहले एक एक्सीडेंट की वजह से नित्या उससे मिली और फिर उसके साथ क्या और कैसे हुआ। जब अनामिका नित्या को हॉस्पिटल लेकर गई, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि नित्या का रेप हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है। उसकी क्रिटिकल कंडीशन के बारे में डॉक्टर ने अनामिका को बताया तो अनामिका के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। अनामिका की ऐसी हालत देख डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गई। उसने जल्दी से अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे संभाला। अनामिका ने अपनी खाली आंखों से डॉक्टर को देखा। उसने अपना हाथ डॉक्टर से छुड़ाया और डॉक्टर से सवाल किया, अभी उसकी सिचुएशन कैसी है? डॉक्टर ने एक सांस भरी और कहा, फिलहाल के लिए स्टेबल है। होश आने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। अनामिका ने सिर हिलाया और जाने का इशारा कर दिया। डॉक्टर वहां से चली गई। अनामिका ने फौरन ही अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। उसके फोन में कभी भी कोई नंबर सेव नहीं होता था। कुछ ही रिंग के बाद जब सामने मौजूद इंसान ने फोन उठाया तो अनामिका ने कहा, दिल्ली हाईवे के स्टार्टिंग रोड की पूरी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। तुम्हारे पास अगले 2 घंटे का समय है और एक लड़की का फोटो और कुछ डिटेल्स भेज रही हूं। उसके पिछले 6 महीने के सारे रिकॉर्ड मुझे चाहिए। बात करते हुए अनामिका ने एक कमांडिंग टोन का इस्तेमाल किया था। सामने मौजूद इंसान ने कहा, ठीक है डीजीपी शेखावत, मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर लूंगा।
अनामिका फोन कट करने वाली थी, मगर फिर कुछ सोचकर उसने कहा, खान, इस बारे में कोई भी डिटेल किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसके सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होने चाहिए, और वो भी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास। मैंने तुम्हें किसके बारे में क्या ऑर्डर्स दिए हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सामने से खान ने जवाब दिया। ठीक है अनामिका, मैम, ऐसा ही होगा। इतना सुनते ही अनामिका ने फौरन ही कॉल कट कर दी और नित्या की एक फोटो और कुछ डिटेल्स खान को फॉरवर्ड कर दी, और उस रूट की डिटेल्स भी आराम करने फॉरवर्ड की जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। अनामिका ने सारी रात नित्या के वार्ड के बाहर ही बिताई। सुबह होते ही एक मेल डॉक्टर नित्या के चेकअप के लिए गए। अभी तक नित्या को प्राइवेट सेक्शन में एडमिट नहीं किया गया था, वो अभी जनरल वार्ड में ही थी। सुबह सुबह का वक्त था, जिस वजह से अनामिका फ्रेश होने वॉशरूम गई हुई थी। वो अभी अभी वॉशरूम के दरवाजे से बाहर आई, तभी एक नर्स उसके पास आई और उसने अनामिका का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए हकलाकर कहा, वो। अनामिका ने उस नर्स को उसके बाजू से पकड़ा और अपनी शांत मगर कठोर आवाज में कहा, क्या वो? साफ साफ कहो। हड़बड़ाते हुए उस नर्स ने कहा, वो पेशेंट। पेशेंट शब्द सुनते ही अनामिका ने फौरन ही रिएक्ट किया और नित्या की वार्ड की ओर तेजी से भागी। नित्या के वार्ड के पास पहुंचते ही उसे तेज तेज चिखने चलाने की आवाज सुनाई दी। नित्या की आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि उसे महसूस कर एक पल को अनामिका के कदम दरवाजे पर ही ठीक ठक कर रह गए। नित्या चीखते हुए कह रही थी, छोड़ दो, मुझे मत छुओ, बहुत दर्द होता है, प्लीज बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नित्या काफी तेज चीख रही थी। अनामिका फौरन ही हरकत में आई और भागकर नित्या के पास गई और उसे अपनी तरफ करके कहा, शांत बेटा, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। दी है ना दी, सब संभाल लेगी। नित्या देखो, दी यहीं पर है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंच जाएगा, कोई तुम्हें दर्द नहीं देगा। अनामिका की आवाज सुन नित्या ने अनामिका की तरफ देखा और कस के एक कमर उसे पकड़ते हुए कहा, दी, बचा लो दी, वो मुझे चोट पहुंचाएगा। दर्द होता है दिल, बहुत दर्द होता है। प्लीज दी, मुझे बचा लो, वो बहुत बुरा है। नित्या की पकड़ अनामिका पर काफी ज्यादा मजबूत थी। नित्या ने जिस मजबूती के साथ अनामिका को पकड़ा हुआ था, अनामिका उसके डर का अंदाजा लगा सकती थी, या शायद उसे डर कहना ही गलत होगा। अनामिका उनके अंदर की दहशत का अंदाजा लगा सकती थी। कहते हुए नित्या फफक फक कर रो रही थी और काफी तेज चीख रही थी। अनामिका ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर तो एक कोने में सिकुड़कर खड़ा था। डॉक्टर के ऊपर अनामिका की नजर कुछ इस तरह थी जैसे डॉक्टर नहीं कुछ किया। उसने अनामिका की नजरों को देखते ही हड़बड़ाकर सफाई देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बस उनका चेकअप करने आया था। ये अचानक होश में आई और मुझे देखते ही चीखने लगी। मैं तो इनके पास तक नहीं गया। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकती है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। हालांकि अनामिका ने ना पहले उससे कुछ कहा था, ना ही बाद में उसका कुछ भी कहने का इरादा था। उसे डॉक्टर पर तो पहले ही कोई शक नहीं था, मगर अनामिका की नजरें इतनी ज्यादा तीखी थी कि डॉक्टर डर के मारे खुद ही बोलने लगा था। वो तो बस डॉक्टर से सवाल करना चाहती थी कि नित्या की ये कंडीशन क्यों है। मगर अनामिका का ऑरा इतना खतरनाक था कि उसकी एक नजर ही काफी होती किसी को भी डराने के लिए। अनामिका ने शांत आवाज में कहा, बाहर जाकर इंतजार करिए, मैं आ रही हूं। हालांकि अनामिका की आवाज शांत थी, मगर किसी के भी अंदर सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। आमतौर पर अनामिका का ऑरा ऐसा ही हुआ करता था। अनामिका काफी देर से नित्या को शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर नित्या तो उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। वो काफी ज्यादा डरी और सहमी हुई थी। काफी देर की मशक्कत के बाद भी जब नित्या शांत नहीं हो पा रही थी, तो अनामिका ने वहीं पर एक बटन प्रेस किया। 1 मिनट से भी कम समय में एक नर्स उस रूम के अंदर आ गई। अनामिका ने उस नर्स से कहा, फौरन डॉक्टर विभा को बुलाओ, बोलना मेरे ऑर्डर्स है। अनामिका की ऑर्डर के बाद वो नर्स फौरन ही वहां से चली गई, जिसके बाद अनामिका फिर से नित्या को शांत करने की कोशिश करने लगी। नित्या शांत तो हो रही थी, मगर वो अब भी अनामिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर विभा वहां थोड़ी ही देर में वहां गई। डॉक्टर विभा के आते ही अनामिका ने उनसे कहा, नित्या को संभालना मुश्किल हो रहा है।
डू समथिंग? डॉक्टर विभा ने जवाब दिया। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त नित्या की जो कंडीशन है, उसे स्लीपिंग मेडिसिन या भी इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। अब तुम्हें ही नित्या को संभालना होगा। डॉक्टर का जवाब सुन अनामिका और ज्यादा हैरान हो गई। वो हैरानी से अपने सवालिया नजरों के साथ डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर ने उसकी नजरों को देखा और जवाब दिया, स्लीपिंग मेडिसिन नित्या के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। वी कांट गिव एनीथिंग। डॉक्टर का जवाब सुन अनामिका काफी परेशान हो गई। उसने अपने होंठ दबा लिए और एक गहरी सांस ली। उसने डॉक्टर और नर्स को वहां से जाने का इशारा किया, जिसके लगभग 1.5 घंटे के बाद किसी तरह अनामिका नित्या को सुलाने में कामयाब हुई। मगर सोने के बाद भी नित्या ने कसकर अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था। नित्या के सोने के लगभग 20 मिनट के बाद धीरे से अनामिका ने नित्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से कमरे के बाहर चली गई। बाहर आते ही वो सीधे डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गई। केबिन के बाहर आते ही अनामिका ने डोर नॉक किया। डॉक्टर ने अंदर आने की इजाजत दी। अनामिका के अंदर आते ही डॉक्टर ने इशारे से उसे चेयर पर बैठने को कहा और इस दौरान डॉक्टर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एलईडी एक्सरे व्यूअर पर लगा रही थी। अनामिका आई और चेयर पर बैठ गई। उसका चेहरा काफी गंभीर था। अपना काम खत्म करने के बाद डॉक्टर भी अपने चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर विभा ने कहा, नित्या का केस काफी क्रिटिकल है अनामिका। डॉक्टर विभा और अनामिका पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और कई बार साथ काम भी कर चुके थे। इसलिए डॉक्टर विभा अनामिका को उसके नाम से ही पुकारा करती थी। अनामिका चुप ही रही। बस उसने आगे कहने का इशारा डॉक्टर विभा को कर दिया। अनामिका का इशारा पाकर विभा ने कहा, नित्या का केस एक मैरिटल रेप का केस है। अनामिका की आंखें ये सुनते ही बड़ी हो गईं और उसके मुंह से धीरे से निकला, शादी। मैरिटल रेप? अनामिका काफी कंफ्यूज थी उसके चेहरे को देखकर। ये साफ बताया जा सकता था कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि नित्या शादीशुदा है। अनामिका की आवाज बहुत धीमी थी। इस वजह से डॉक्टर ने आवाज नहीं सुनी थी, मगर उसके खेलते हुए होठों को देख लिया था और उसके चेहरे के उस कंफ्यूजन को भी पीआरएच लिया था। अपना सिर हिलाकर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए डॉक्टर विभा ने कहा, हाँ अनामिका, मैरिटल रेप। वो आगे कुछ और भी कहना चाहती थी, मगर तुरंत ही अनामिका ने उसकी बात को काट दिया और उससे कहा, मगर तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये मैरिटल रेप ही है, क्योंकि नित्या की तो शादी ही नहीं हुई। अनामिका की बात को गलत ठहराते हुए विभा ने कहा, नहीं अनामिका, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है या फिर तुम्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है। नित्या की शादी हो चुकी है और इस बात का सबूत है उसके माथे में लाल सिंदूर का होना। बारिश के पानी से वो सिंदूर धुल चुका था, मगर उस सिंदूर का लाल रंग अभी उसके मांग में मौजूद है। कहकर डॉक्टर विभाग कुछ देर चुप हुई और फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने आगे कहा, और चलो तुम्हारी बात मान भी लेते हैं। तब भी अगर उसके रिपोर्ट्स को तुम देखोगी तो तुम्हें यह बात समझ आएगी, ये नॉर्मल रेप केस है ही नहीं। इनफैक्ट जब मैंने ध्यान से इन रिपोर्ट्स पर स्टडी किया तो मुझे यह पता चला कि शायद नित्या का फर्स्ट टाइम भी एक जबरदस्ती ही थी। उसके साथ ये जबरदस्त थी, कई महीनों से चल रही है, जिस वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग आ चुकी है। और शायद जब तुम्हारी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, उससे कुछ देर पहले भी उसके साथ यही सब कुछ हुआ, जिस वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। जैसे जैसे डॉक्टर अपनी बात कहती जा रही थी, अनामिका की आंखें बड़ी होती जा रही थीं। उसकी हैरानी उसके चेहरे पर दिख रही थी। हैरानी के साथ काफी तेज गुस्सा भी उसे आ रहा था, और यह गुस्सा सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं था जिसके नित्या के साथ गलत किया, बल्कि यह गुस्सा उसे खुद उस पर भी आ रहा था। डॉक्टर ने आगे कहा, नित्या ने काफी लंबे वक्त से टॉर्चर झेला है। फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन कितना टफ होता है ये तुम समझती ही होगी, और अगर ये रिलेशन जबरदस्ती हो तो ये कितना दर्दनाक होता है। मुझे ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की होने के नाते तुम खुद भी ये बात समझ सकती हो। अनामिका की आंखों में एक दर्द था। उसके दिमाग में सिर्फ नित्या घूम रही थी और वो सोच रही थी कि क्या झेला होगा उस बच्ची ने, और वह भी एक लंबे वक्त से। डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा,
नित्या की कंडीशन बहुत खराब है अनामिका। इनफैक्ट उसके अंदर के इस डर को, दर्द को तुमने भी कहीं ना कहीं महसूस किया ही होगा। वो किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने दे रही है, जिसकी एक झलक तुमने अभी अभी देखी ही है। नित्या का ये हाल सुन कैसे रिएक्ट करेगी अनामिका? कौन है नित्या का पति? क्यों किया उसने नित्या के साथ ऐसा? कैसे ढूंढेगी अनामिका नित्या के पति को? क्या करेगी अनामिका नित्या के पति के साथ? नित्या के सच को जानकर कैसे रिएक्ट करेगा रजत? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ चैप्टर एज सी। माई स्पाई वाइफ। अनामिका काफी ध्यान से डॉक्टर की बातों को सुन रही थी। उनकी बातों को सुनते हुए ना सिर्फ अनामिका हैरान थे, बल्कि उसे तेज गुस्सा भी आ रहा था। मगर वो ज्यादातर वक्त शांत ही रही। अनामिका खामोश ही रही और बस हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। डॉक्टर ने आगे कहा, नित्या के सिचुएशन अगर ऐसे ही रही तो उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी और को अपने आसपास आने तक नहीं दे रही हैं। इनफैक्ट कोई आदमी तो बिल्कुल भी उसके पास नहीं आ सकता। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, कहकर डॉक्टर चुप हो गई। मगर अब डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी नहीं, डर था। एक हिचकिचाहट थी, जिसके चलते डॉक्टर ने अपने होठों को कसकर दबा लिया। अनामिका ने डॉक्टर के एक्सप्रेशन को नोटिस किया और अपनी सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखते हुए उसने डॉक्टर विभा से सवाल किया, क्या कुछ और भी है? तुम किस बात से हिचकिचा रही हो विभा, कहो। डॉक्टर विभा ने धीरे से अपने होंठ खोले और डरते हुए कहा, तुम्हें डिसीजन लेने की जरूरत है, और वो भी जल्द से जल्द। अनामिका ने कंफ्यूजन होकर विभा से पूछा, क्या मतलब, कैसा डिसीजन? डॉक्टर विभा अपनी बात कहते हुए काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। हकलाते हुए उन्होंने कहा, नित्या। डॉक्टर को इस तरह हिचकिचाते हुए देख अनामिका ने कहा, साफ साफ कहो विभा, क्या बात है? डॉक्टर विभा ने खुद को शांत किया और कहा, नित्या इज प्रेग्नेंट और उसे कॉन्सीव किए हुए 1 महीने से भी कम वक्त हुआ है। उसकी बॉडी की जैसी सिचुएशन है। अगर उसने इस बच्चे को रखा तो शायद डिलीवरी की वक्त उसकी मौत भी हो सकती है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो कंडीशन नित्या की बॉडी की है, ऐसे में उसका अबॉर्शन भी करना आसान नहीं होगा। इससे भी नित्या की जान को खतरा हो सकता है। अपनी बात कहते हुए डॉक्टर ने एक फाइल अनामिका की तरफ बढ़ा दी। वो नित्या की मेडिकल रिपोर्ट थी। फाइल देते हुए डॉक्टर ने आगे कहा, जिसने नित्या के साथ इस सब कुछ किया है, ये बच्चा उसी का है, यानी कि ये बच्चा उसके पति का है। डॉक्टर की बात सुनते हुए अनामिका न सिर्फ हैरान थी, बल्कि उसे काफी तेज गुस्सा भी आ रहा था। उसने वो फाइल ली और पिरहने लगी। अनामिका फाइल पीरच रही थी। डॉक्टर अनामिका की हैरानी को साफ देख पा रही थी, इसलिए उसने कहना जारी रखा, उसकी कोख में जो बच्चा है, हमने उसका और उसकी बॉडी पर से जो स्पर्म मिला है, उसका टेस्ट किया है, और ये उसी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट को पढ़ते हुए अनामिका के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसका बस चलता, और अगर वो इंसान इस वक्त उसके सामने होता जिसने नित्या के साथ इतना बुरा किया, तो वो जरूर ही उसे जान से मार देती। मगर इस वक्त अनामिका को गुस्से में अपना आपा नहीं खोना था। उसे नित्या की केयर करनी थी, उसे संभालना था। अपने दिमाग को शांत रखते हुए अनामिका ने डॉक्टर से कहा, मैं किसी और की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती विभा। हम वही करेंगे जो नित्या के लिए सही होगा। डॉक्टर विभा ने सवालिया नजरों से अनामिका को देखने लगी। अनामिका उसकी नजरों को समझ गई और कहा, तुम्हें सिचुएशन बता दी है, सॉल्यूशन मैं बताती हूं। डॉक्टर ध्यान से अनामिका की बात सुन रही थी। अपनी बात को डॉक्टर के सामने रखते हुए अनामिका ने शांति से कहा, सबसे पहले नित्या की रिकवरी रेट किया है। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, 60 से 30%। विभा का जवाब सुन तुरंत ही अनामिका ने कहा, नित्या को 1 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन में डालो। अगर उसकी रिकवरी रेट पर रहती है और वो एक सेफ डिलीवरी कर सकती है तो ठीक है। अदरवाइज इस दौरान तुम किसी लेडी को ढूंढो और उसका पूरा चेकअप करो, ताकि उसके साथ नित्या का एग ट्रांसप्लांट किया जा सके। डॉक्टर शॉक अनामिका को देखने लगी।
डॉक्टर ने तुरंत ही अनामिका को टोकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस वक्त नित्या 1 महीने से भी कम की प्रेग्नेंट है। तुम कह रही हो लगभग 1.5 महीने के एक बच्चे का हम एग ट्रांसप्लांट करें या उससे भी कम? उस बच्चे का अबॉर्शन भी हो सकता है, वो मर सकता है। अनामिका ने सख्ती से डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा जिए या मरे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। मैं उसकी जिंदगी और मौत उसके किस्मत पर छोड़ रही हूं। पर उस बच्चे की वजह से मैं नित्या को कुछ नहीं होने दे सकती। मेरे लिए नित्या इम्पोर्टेंट है ना कि वो बच्चा। और वैसे भी वो बच्चा नित्या के प्यार की निशानी नहीं है जो मैं उस बच्चे के लिए सोचूं। उसके साथ ये सब जबरदस्ती किया गया है। इस बच्चे की खुशकिस्मती समझ लो विभा की कि मैंने उस बच्चे को अबॉर्ट करने की ऑर्डर्स नहीं दिए। अनामिका का इतना तीखा लहजा देख डॉक्टर न सिर्फ डर गई बल्कि हैरान भी थी। वो सोच रही थी कोई लड़की इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है। इतनी कोल्ड हार्टेड वो सोच रही थी कि कहीं अनामिका के सीने में दिल की जगह पत्थर तो नहीं। अपनी बात को जारी रखते हुए करें शब्दों में अनामिका ने कहा, और ये कभी मत सोचना कि मुझे उस बच्चे पर तरस आ रहा है, इसलिए मैंने उसकी अबॉर्शन के ऑर्डर्स नहीं किए, बल्कि उसके जरिए उसके बाद तक पहुंचना चाहती हूं ताकि उसे उसके किए की सजा दी जा सके। अब ये बच्चा एक लौता जरिया है उस इंसान तक पहुंचने का, क्योंकि नित्या की हालत ऐसी नहीं कि वो मुझे उस इंसान के बारे में कुछ भी बता सके। अनामिका के शब्द ही कठोर नहीं थे, वो कठोरता उसकी आंखों में भी दिखाई दे रही थी। उस इंसान जिसने नित्या के साथ ये सब कुछ किया, उसे ज्यादा गुस्सा नित्या की पूरी फाइल पर रहने के बाद आया। उस फाइल में साफ साफ लिखा था कि नित्या लगभग 2 से 2.5 महीनों से सेक्सुअल एक्टिव थी और हर बार ये उसके साथ जबरदस्ती ही किया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग थी और जब आखिरी बार उसके साथ ये सब कुछ हुआ तब ये सब कुछ इतना हार्मफुल था कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगी। ये तो बस उस बच्चे की किस्मत थी कि वह अब तक नित्या की कोख में सांस ले रहा था। इनफैक्ट डॉक्टर ने काफी मशक्कत से उस बच्चे को नित्या के कोख में बचाया था, वरना जिस हिसाब से नित्या की इंजरी थी वो बच्चा कब का दम तोड़ चुका होता, उसका मिसकैरेज पहले ही हो जाता। ऐसे में अनामिका उस इंसान पर कैसे रहम आता, उसे उस बच्चे के लिए कैसे कोई फीलिंग आती जिसे जबरदस्ती से इस दुनिया में लाया जा रहा था। डॉक्टर तो बस अनामिका का चेहरा ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अनामिका से किया और कैसे कहें। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका के सीने में दिल हो ही ना। हल्के गुस्से के साथ डॉक्टर ने कहा, तुम एक बच्चे की लाइफ को खतरे में कैसे डाल सकती हो? तुम भी तो एक लड़की हो। अनामिका ने सख्ती से डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, रियली विभा, तुम्हें उस बच्चे की परी है। मुझे बस एक सवाल का जवाब देना। खुद को नित्या की जगह पर रखकर देखो और जवाब दो कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी ही जबरदस्ती होती, तुम्हारे अंदर ही किसी का अंश होता जो कि जबरदस्ती तुम्हारे अंदर डाला गया, क्या उस बच्चे को जन्म देने का फैसला लेती तुम? उस बच्चे के लिए तो मेरी इतनी ही दया काफी है कि मैं कम से कम उसे उसकी मां की कोख में मारने का फैसला नहीं ले रही। मैं बस नित्या को बचाना चाहती हूँ। उस बच्चे का जीना मरना मैं उसकी किस्मत पर छोड़ रही हूँ और इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वे इस बच्चे के लिए नित्या की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। और अगर मैं दिल से कहूं ना, तो वो बच्चा कल का मरता आज या अभी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना रहम मैं उसके लिए दिखा सकती थी, मैं दिखा रही हूं। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। शब्द भले ही कठोर थे, मगर वो गलत भी तो नहीं थी। यही सोचकर डॉक्टर ने अब आगे कुछ भी नहीं कहा। सचमुच कोई भी लड़की ये बर्दाश्त कैसे कर सकती है? अनामिका का फैसला कठोर था, उसके शब्द करे थे, मगर वो गलत नहीं थी। डॉक्टर ये सब कुछ अपने मन में सोच रही थी। कहते हैं हर महिला के अंदर एक माँ होती है, और इसी नाते डॉक्टर को उस अजन्मे बच्चे के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। उस अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए वो नित्या की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते थे। नित्या की उम्र ही क्या थी, महज 21 साल। इतनी कम उम्र में कोई भी लड़की ये सब सहना कैसे डिजर्व कर सकती है? डॉक्टर तो खुद भी नित्या की ऐसी कंडीशन को देखकर हैरान थी। इनफैक्ट जब उसने नित्या की फाइल पढ़ी थी तब उसके भी हाथ कांप गए थे।
कहने के बाद अनामिका चेयर से उठी और वहां से चली गई। फ्लैशबैक एंड। इसी के साथ अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आई। ये सब कुछ बताते हुए अनामिका अपने घुटनों के बल आ गई थी और रजत वही उसके सिर को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ सहला रहा था। कुछ पल उन दोनों के बीच ही खामोशी बनी रही। हालांकि अनामिका रो नहीं रही थी, मगर वो इमोशनली काफी वीक पड़ चुकी थी। रजत ने अनामिका को संभालते हुए उसे वहीं रखें एक चेयर पर बैठाया और जाकर अनामिका के लिए एक बोतल पानी लेकर आया। रजत ने अनामिका को पानी पिलाया और अनामिका को शांत कराने के बाद उससे सवाल किया, कौन था वो आदमी? हालांकि रजत की आवाज शांत थी, मगर उसकी आवाज में एक अलग सा ही खतरा महसूस हो रहा था। रजत ने अपने गुस्से को दबाने की काफी कोशिश की थी, मगर अनामिका उस गुस्से को ना भांप सके, इतनी बेवकूफ तो हो भी नहीं थी। रजत के मुंह से निकलने वाले ये 4 शब्द भले ही काफी शांत से अनामिका के सामने कहा गया था, मगर ये 4 शब्द पता नहीं अनामिका के दिल को एक खुशी पहुंचा रहे थे। एक अजीब सा खतरा रजत की आवाज में था। इस वक्त अनामिका को खुद अपनी झलक रजत में दिखाई दे रही थी। वो रजत की आंखों में एक ऐसी छवि को देख पा रही थी जो अनामिका के दिल को शांत कर रहा था। एक दर्द अब भी अनामिका के दिल में था और उस दर्द के साथ एक नाराजगी भी, और ये नाराजगी, ये दर्द उसे खुद अपनी नाकामयाबी पर था। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। एक्सीडेंट के बाद खान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। कुछ वक्त बाद मैंने खान को सब कुछ बता भी दिया और खान के साथ साथ खान भाई को भी, मगर उन दोनों में से कोई भी उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। उस एक्सीडेंट के 1 हफ्ते के बाद ही मुझे एक मिशन के लिए जाना था और यह काफी अर्जेंट था, जिस वजह से मैं इसे डिले नहीं कर सकती थी और मुझे सब छोड़कर जाना पड़ा। मैं नित्या के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। कहकर अनामिका कुछ देर के लिए चुप हो गई। कुछ देर शांत रहकर अनामिका ने कहा, और फिर जब 1 महीने बाद मैं लौटी, उसके तुरंत बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं इन सब चीजों पर ध्यान देने के काबिल ही नहीं रही। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका ने अपना सिर झुका लिया और अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छिपा लिया। रजत ने आगे सवाल किया, मगर इन सब में आप खुद को क्यों दोष दे रही है? ना आप ऐसा कभी कुछ चाहती थी, और अगर इन सब की जरा सी भी भनक होती तो आप ऐसा कभी कुछ होने नहीं देती, तो फिर आप खुद को कैसे दोष दे सकती हैं? अनामिका ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से निकाला और रजत को एक नजर देखकर उसने अपनी नजरें फेर लीं और कहा, यही तो मेरी गलती थी कि मुझे इन सब का पता ही नहीं था। मुझे पता होना चाहिए था। मेरे आसपास के लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और वो भी तब जब उनकी जिम्मेदारी उठाने वालों ने मेरे साथ रहते हुए अपनी जान दे दी। नित्या की बड़ी बहन नियति मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। हम दोनों साथ ही काम करते थे और एक मिशन के दौरान उसकी जान गई थी। उसके जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसके परिवार का ख्याल रखूं। मगर मैं चूक गई। अनामिका चेयर पर बैठी हुई थी और रजत उसके सामने अपने घुटनों पर जमीन पर था। रजत इस वक्त खुद को काफी बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। क्यों अनामिका को रजत जाना पहचाना लग रहा है? आखिर कौन है वो जिसकी छवि अनामिका रजत में देख पा रही है? कैसे संभालेगा रजत अनामिका को? क्या सचमुच अनामिका उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती, या फिर वो रजत से झूठ बोल रही है? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ।